हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। साथियों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। बिल्कुल मॉक टेस्ट रहेगा ये आपका। आपके पेपर में जिस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखिए जीके, करेंट और साइंस तीनों मिला के आपको जो है ना 45 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर में, और बाकी के जो 55 क्वेश्चंस रहेंगे वो मैथ्स और रीजनिंग के रहेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स मैथ्स के। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो मॉक टेस्ट है ये 2 नंबर का है। इससे पहला मैंने करा चुका है और वो सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस करेंट अफेयर्स का, साइंस बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड जो आपके सिलेबस में है, जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं लेटेस्ट एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करते हुए करवा रहे हैं। और साइंस के बहुत सारे स्पेशल क्लास मैंने करवा दिए हैं, उनको आप देख लेना। आज के इस वीडियो में ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है, जिसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड लेवल 1 स्पेशल क्लास। तो कंप्लीट आपको क्लास देख लेना है। और हाँ, कोई भी डाउट मत पालिए, ज़्यादातर उम्मीद यही है कि पेपर आपका 17 नवंबर से ही होगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन साथियों। और पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, साहित्य और कला का बहुत बड़ा हिमायती राजा भोज निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मैं आपको जीके के क्वेश्चंस कराऊंगा वो टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर कई एग्जामों में जो अभी रिसेंटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा रहा हूँ, क्योंकि वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और क्वेश्चंस कैसे बनता है ये हमें पता है। आप लोग पढ़ने का केवल काम करिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, साहित्य और कला का बहुत बड़ा हिमायती राजा भोज निम्न में से किस राजवंश से संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा राजा भोज किस राजवंश से संबंधित थे, तो परमार राजवंश से। यहाँ आपका करेक्ट आएगा परमार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमार राजवंश से संबंधित थे राजा भोज, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय त्याग दिया, वह कौन सा था। यानी इनमें से कौन सा खिताब था जिसको महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जिसको फिर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय जो है ना त्याग दिया था, यानी लौटा दिया था। तो देखो करेक्ट आएगा साथियों केसर हिंद। केसर हिंद की उपाधि जो है ये महात्मा गांधी को दी गई थी, जिसको महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के बाद जो है त्याग दिया था, यानी लौटा दिया था। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सन 1887 में भारतीय राष्ट्रीय समाज कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 25 दिसंबर 1885 को हुई थी। और किसने की थी आप सभी को पता है, A.O. ह्यूम ने। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय समाज कांग्रेस की स्थापना जो कि किया था M.G. रनाडे ने। M.G. रनाडे यानी महादेव गोविंद रनाडे इनका पूरा नाम था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, M.G. रनाडे। अगला, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी ये कहाँ पर स्थित है। वैसे आपको देखो राज्य कभी कभी पूछ लिया जाता है, राज्य किस राज्य में स्थित है। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है कन्याकुमारी, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन यह राज्य नहीं पूछा है, क्षेत्र के अनुसार बताना है। तो प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, ये कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के उत्तरी दिशा में या भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऑप्शन के अनुसार आंसर करना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा कि प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, ये भूमध्य रेखा के उत्तरी दिशा में या उत्तर में स्थित है। देखिए नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम बृहत हिमालय में मानसरोवर झील के पास है, वे नदियां कौन सी हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियां जो हैं उनका उद्गम हिमालय में मानसरोवर झील के पास से होता है। आपको बताना है कौन सी वो नदियां हैं तीनों। देखिए, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है और सतलज नदी है। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। इन तीनों ही नदियों का उद्गम भारत में नहीं है, भारत के बाहर कहाँ से है, मानसरोवर झील तिब्बती क्षेत्र जो कि चीन के अंडर आता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट आएगा। यूनिट से क्वेश्चन है कि प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। तो रेजिस्टेंस को किस में मापते हैं आप, ओम में मापते हैं ना। ओम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओम।
निर्जलीकरण में पिंड से खोया गया द्रव्य ज़्यादातर क्या होता है। देखो निर्जलीकरण किसको बोलते हैं साथियों, निर्जलीकरण में क्या होता है, मान लेते हैं किसी पिंड के, छोड़ दो हमारे शरीर को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई मानव शरीर में निर्जलीकरण किसको बोलते हैं, जब शरीर में पानी और नमक की मात्रा में कमी आती है उसी को निर्जलीकरण बोलते हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि निर्जलीकरण में पिंड से खोया गया द्रव्य ज़्यादातर क्या होता है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। शर्करा, जी नहीं। सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक होता है NaCl, बिल्कुल ये तो हो सकता है ना। सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट तो होगा ही नहीं, और पोटासियम क्लोराइड भी नहीं होगा। यहाँ आपका आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए अगला है, पहले महायुद्ध के किस वर्ष जर्मनी ने रूस और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। पहले महायुद्ध यानी जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड वॉर 1 या फिर विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध के किस वर्ष में जर्मनी ने रूस और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। याद रखिए 1914 में, यानी 1914 में। याद रखना पहला जो विश्व युद्ध है ये 1914 को ही प्रारंभ हुआ था और 1918 तक चला था। ओके, द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो 1939 को ये शुरुआत हुई थी और 1945 को एंड हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की इंटीग्रेटेड मिसाइल विकास योजना इनमें से किस साल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई थी या आरंभ हुई थी। तो भारत की इंटीग्रेटेड मिसाइल विकास योजना जो है साल 1982-83 याद रखना, ठीक है। 82-83 यानी 1982-83 के मध्य में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में ये प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आपसे पूछे जाएंगे डायरेक्टली। देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 10 मई 2025 को भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ। डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को आप। तो 10 मई 2025 को भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। याद रखिएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। मई 2025 में किस राज्य ने रक्षा कर्मियों को संपत्ति कर से छूट दी है। यानी मई 2025 में किस राज्य ने जो रक्षा कर्मियां हैं, जो डिफेंस से संबंधित अधिकारी हैं, उनको जो है ना संपत्ति कर में टैक्स या संपत्ति के टैक्स में छूट दी गई है। याद रखना आंध्र प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आंध्र प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है 1947 ईस्वी में यानी 1947 ईस्वी के माउंटबेटन योजना, ये वही माउंटबेटन योजना है जिसके अंतर्गत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। यानी भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने थे। तो भाई पूछा जा रहा है कि 1947 में या 1947 के माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, ठीक है, लोगों को पाकिस्तान या भारत में शामिल होने की इच्छा को जनमत के द्वारा निश्चित करने का अधिकार दिया गया था। किसको, यानी कहाँ के लोग थे जिनको यह उनको इच्छा अनुसार उनको ये चुनने का अधिकार दिया गया था कि वो भारत जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो। ठीक है, देखिए करेक्ट आएगा NWFP और असम का सिलहट जिला के लोगों को याद रखना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भूराजस्व निर्धारण से सर थॉमस मुनरो संबंधित थे। भाई बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए किस भूराजस्व निर्धारण से सर थॉमस मुनरो संबंधित थे। आपको पता है रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था। निम्न में से किस प्रकार की भूमि अधिकांश नदियों की घाटियों और समुद्र किनारों के मैदानों में सीमित है। देखिए किस प्रकार की भूमि है जो अधिकांशतः नदियों की घाटियों और समुद्र के किनारों के मैदानों में सीमित है। याद रखिए कछारी भूमि। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, कछारी भूमि। परमाणु संख्या 7 वाले मूल तत्व के एक परमाणु में क्या होंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोई भी एक तत्व है, एलिमेंट है जिसका परमाणु संख्या है 7, तो इस 7 मूल तत्व वाले परमाणु संख्या में कितने परमाणु होंगे यही पूछा जा रहा है। तो भाई इसका जब एटॉमिक नंबर 7 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 7 होगा। ठीक है, और जब प्रोटॉन की संख्या 7 होगा और इसमें परमाणु संख्या 7 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 7 होगी, क्योंकि जितनी प्रोटॉन की संख्या उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन है।
देखिए साइंस का मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस करवाया है और आगे भी करवाते रहेंगे, तो उन क्लासों को आप जरूर देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है अलग से। आगे देखिए, साबुन का सोडियम लवण ये क्या होता है। देखिए साबुन का सोडियम लवण जो होता है ये कई प्रकार का होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर देखिए से याद रखना स्टीयरिक अम्ल यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। साबुन का जो सोडियम लवण होता है वो होता है आपका स्टीयरिक अम्ल, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं छोटा कर देता हूँ ताकि चारों ऑप्शन आपको दिखे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कार्बन के विभिन्न अपरूपों में, देखिए कार्बन के विभिन्न अपरूपों में इनमें से कौन सा कथन सही है। ए में लिखा है कोक सबसे अधिक कठोर और ग्रेफाइट सबसे अधिक नरम होता है। ग्रेफाइट सबसे अधिक नरम तो होता है, लेकिन कोक सबसे अधिक कठोर नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। हीरा सबसे अधिक कठोर होता है, बिल्कुल होता है, और कोक सबसे अधिक नरम होता है, नहीं, कोक सबसे अधिक नरम भी नहीं होता है, तो ये भी गलत है। सी में लिखा है हीरा सबसे अधिक कठोर और ग्रेफाइट सबसे अधिक नरम होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हीरा सबसे अधिक कठोर होता है और ग्रेफाइट सबसे अधिक नरम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, तो यही आपका आंसर होगा। आगे के ऑप्शन चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से किस जोड़ी में जोड़ी बनाने वाले दो द्रव्य रासायनिक गुणधर्मों में अत्यंत असमानता है। आपको बताना है इनमें से कौन सी जोड़ी है जिसमें अत्यंत असमानता है। देखिए शर्करा और कागज ये तो ठीक है, मक्खन और पैराफिन मोम, चौक और संगमरमर ये भी ठीक है, काठ कोयला और हीरा ये भी जो है ज़्यादा असमान नहीं है, लेकिन मक्खन और पैराफिन मोम जो है ना साथियों, इनमें काफ़ी असमानता है, तो यही आंसर होगा। कहाँ मक्खन कहाँ पैराफिन मोम, दोनों ही अलग अलग श्रेणी के पदार्थ हैं, तो दोनों ही काफ़ी असमानता रखते हैं, यही आपका आंसर भी हो जाएगा। हमारी खुराक में आयोडीन की छोटी मात्रा किसके लिए आवश्यक है। देखते हो ना, आयोडीन को हम अपने भोजन में, अपने खुराक में किस रूप में लेते हैं, नमक जो हम खाते हैं उसी से आयोडीन प्राप्त होता है। पूछा जा रहा है हमारी खुराक में आयोडीन की छोटी मात्रा किसके लिए आवश्यक है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है पेलेग्रा के बचाव के लिए, ये तो होगा ही नहीं। बी में लिखा है अधोक्रियाशील आउटो ग्रंथि की क्षतिपूर्ति रोकने के लिए। बिल्कुल साथियों, अधोक्रियाशील जो आउटो ग्रंथि है उसकी क्षतिपूर्ति को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के संगठन के बारे में संबंधित है। तो भाई आर्टिकल 79 जो कि संसद के गठन से संबंधित है, यही आंसर हो जाएगा। हाल ही में वियतनाम ने किस देश के नागरिकों के लिए 10 साल का गोल्डन वीज़ा शुरू किया है। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो हाल ही में वियतनाम ने किस देश के नागरिकों के लिए 10 साल का गोल्डन वीज़ा शुरू किया है। देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना भारत के नागरिकों के लिए। तो भाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में बेलूथम्पी ने अंग्रेजों से बगावत का नेतृत्व किया था। तो किस राज्य में बेलूथम्पी ने जो है अंग्रेजों से बगावत का नेतृत्व किया था, याद रखना करेक्ट आएगा केरल राज्य के, ठीक है, त्रावणकोर केरल, याद रखना ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका करेक्ट आएगा। भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है भाई। पहली जनगणना हुई थी साथियों 1972 में और उस समय वायसराय थे लॉर्ड मेयो, ठीक है, लॉर्ड मेयो करेक्ट होगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर लॉर्ड मेयो ही होगा, बिल्कुल लॉर्ड मेयो ही होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए साइंस का। एक पानी से भरे गिलास के नीचे रखा गया कागज, ठीक है, कागज का तास बगैर पानी गिराए जल्दी से गीला माफ करना खींचा जा सकता है, यह तथ्य किसका उदाहरण है। मान लेते हैं एक गिलास, एक कांच या फिर एक गिलास ले लो आप, कोई भी गिलास हो, ठीक है, उसमें पानी भर के रखो आप, और नीचे जो है कागज़ का तास जो होता है ना, 52 पत्ती का जो तास होता है, कोई भी एक तास निकाल के रख दो नीचे और उसके ऊपर वो जो पानी का बोतल है उसको आप रख दो। आप ऐसा देखोगे कि वो जो तास है ना, आप बिना पानी गिराए उस तास पर वो तास जो है खींचा जा सकता है। यह तथ्य साथियों जड़त्व का उदाहरण है, याद रखना जड़त्व का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा जड़त्व का। देखिए नेक्स्ट है पृथ्वी से चंद्रमा की ओर छोड़े गए रॉकेट का मुक्ति वेग होता है, इसे त्यागने का वेग जो होता है वो कौन सा वेग होता है। तो पृथ्वी से चंद्रमा की ओर जो रॉकेट छोड़ा जाता है, ठीक है, छोड़े गए रॉकेट का मुक्ति वेग होता है, लेकिन इसे त्यागने का जो वेग होता है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता है।
करेक्ट आएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। अगला, बार चुंबक के केंद्र में चुंबक तो होता है कितना। देखिए जो बार चुंबक होता है ना साथियों, बार चुंबक के केंद्र में जो है ना चुंबक तो बिल्कुल ही शून्य होता है। बार चुंबक कोई भी मैग्नेट ले लो यार, मान लेते ये मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ एन नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ठीक है, यहाँ इन दोनों छोरों पर जो है ना, दोनों पोल पर, दोनों ध्रुवों पर चुंबक तो सबसे अधिक होगा और बिल्कुल ही कम शून्य मात्रा में होगा यहाँ बीच में जो मैग्नेटिक पावर होगा ना वो बिल्कुल शून्य के बराबर होगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी शून्य। खुले में रहने से वायु से नमी को अवशोषण करने के गुणधर्म को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। तो खुले में, ठीक है, देखिए खुले में रहने से वायु से नमी को अवशोषण करने के गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो भाई इसको बोलते हैं प्रस्फुटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रस्फुटन, ठीक है। इसको अंग्रेजी में आप बोलते हैं साथियों डिलिक्विसेंस, ठीक है, याद रखना, प्रस्फुटन या डिलिक्विसेंस याद रखेंगे सभी। अगला, एक सामान्य मानव में अन्न को आंत के अंत तक पहुंचकर अवशोषण पूर्ण करने में कितना समय लगता है। पूर्ण पाचन का नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है मानव में अन्न को, ठीक है, आंत यानी इंटेस्टाइन जो है, आंत के अंत तक पहुंचकर अवशोषण पूर्ण करने में कितना समय लगता है, तो लगभग 6 से 12 घंटे लगते हैं, याद रखना 6 से 12 घंटे। तो 6 से 12 घंटे के बीच में यहाँ ऑप्शन नंबर ए लगभग 8 घंटा दिख रहा है, तो यही इसी को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे, यही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे आमाशय में यानी स्टोमक जो होता है पेट, उसमें भोजन कितने समय तक रहता है, तो याद रखना वो जो है ना 4 घंटे तक रहता है। कोई भी भोजन जो हम लेते हैं वो 4 घंटे तक हमारे आमाशय में रहता है। और यहाँ पूछा है आंत के अंत तक पहुंचकर अवशोषण पूर्ण करने में कितना समय लगता है, तो एक एवरेज याद रखना 6 से 12 घंटे। जरूरी नहीं कि हर ऑप्शन में आपको 8 घंटे ही मिले, यहाँ एवरेज अगर आप याद रखोगे 6 से 12 घंटे तो आप जो है आसानी से आंसर कर सकेंगे। देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को किस दिन अंगीकार किया था, यानी संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को किस दिन अपनाया था, तो करेक्ट आएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर बी। किस अवयव से सबसे अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है, तो वह कौन सा अवयव है जिससे सबसे अधिक संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट आएगा कार्बन। कार्बन करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है कार्बन। अगला, जानवरों के दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक पदार्थ कौन सा है, तो जानवरों के दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला जो प्रमुख रासायनिक पदार्थ है, देखिए मानव, हम भी जानवरों के श्रेणी में ही आते हैं, हम भी एनिमल्स ही हैं, ठीक है। तो याद रखना जानवरों के दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला जो प्रमुख रासायनिक पदार्थ होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जो कि दांतों में 85% पाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बेगम अख्तर कौन थी। देखिए बेगम अख्तर की बात करें ना तो ये ठुमरी वगैरह की प्रमुख शास्त्रीय गायिका थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा शास्त्रीय गायिका। एक बैडमिंटन खिलाड़ी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इनमें से किस शब्द को जाने, तो वह एक बैडमिंटन खिलाड़ी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह लव शब्द को जाने। क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि लव शब्द का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना बैडमिंटन से, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्न में से कौन सा राजा गौतम बुद्ध का मित्र था, तो भाई देखिए गौतम बुद्ध के साथियों यहाँ पर आप जो है समकालीन बोले, उनके मित्र बोले, प्रसेनजीत और बिंबिसार को माना जाता है, इन दोनों को ही, और दोनों ही ऑप्शन में जब मिले तो दोनों ही आंसर करना है, ए और बी दोनों, ठीक है। आगे देखिए, मुलायम सिंह यादव की जीवनी द सोशलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो पुस्तक है द सोशलिस्ट, ये मुलायम सिंह यादव जी की जीवनी है। समाजवादी पार्टी के जो आप जनक भी बोल सकते हैं मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है, इनकी ये जीवनी है साथियों द सोशलिस्ट, और इस पुस्तक के लेखक है फ्रैंक हुजूर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा फ्रैंक हुजूर। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी किस वर्ष से अस्तित्व में आई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी जो है ये किस वर्ष से अस्तित्व में आई थी, 29 जुलाई 1957 से, राइट होगा ऑप्शन नंबर सी 29 जुलाई 1957। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी है जो क्रिकेट से संबंधित नहीं है। देखिए साथियों, रोहिंटन बेरिया ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता है, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता है, चार मीनार चैलेंज कप ये भी क्रिकेट से संबंधित है, थॉमस कप जो है ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है, बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। निम्न में से किस राज्य में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू किया गया है,
तब इनमें से कौन सा राज्य है, ठीक है, जिसमें प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना को शुरू किया गया है? देखो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा केरल में। केरल करेक्ट आंसर होगा साथियों, केरल, जहाँ पर प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत की गई है। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। निम्न में से किसे कोविड-19 के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए 31 मई 2025 को मानवतावादी पुरस्कार दिया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा साथियों सोनू सूद को। सोनू सूद करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वह शब्द चुनिए जो शेष से भिन्न है। देखिए शेष से भिन्न है यानी प्लासी, हल्दी घाटी, पानीपत, सारनाथ और कुरुक्षेत्र। यहाँ पर अगर सारनाथ को हम छोड़ देते हैं और बाकी ये चारों जगह देखते हैं, प्लासी, हल्दी घाटी, पानीपत, कुरुक्षेत्र, तो आप क्या समझते हैं? ये सभी युद्ध क्षेत्र हैं। क्या है? युद्ध क्षेत्र, जहाँ पर युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, ये सभी युद्ध क्षेत्र हैं। लेकिन सारनाथ क्या है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, ये इन चारों से अलग है। तो यहाँ ऑप्शन में सारनाथ को हम बाइकट करेंगे, अलग करेंगे। यही अलग है भाई, भिन्न है, तो यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? देखिए जो राज्यसभा सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है। तो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ है? भारत में स्थित सबसे ऊंचा जो हवाई अड्डा है वो तो लद्दाख में है, लेह लद्दाख में। तो कोसक बकोल हवाई अड्डा जो कि लेह में स्थित है, लद्दाख में, याद रखना। गुलिवर, देखिए गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है? तो गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक के लेखक, ये आपने चौथी कक्षा में जब थे ना एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आपने, ठीक है, गुलिवर ट्रेवल्स इसके बारे में। तो ये गुलिवर ट्रेवल्स जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है। ये जो कहानी है इसके लेखक कौन है, इस पर मूवी भी बनी हुई है। इसका नाम है, इनके लेखक का नाम है जोनाथन स्विफ्ट, याद रखना। जोनाथन स्विफ्ट करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। छऊ नृत्य सीखने वाली प्रथम भारतीय महिला नर्तकी कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छऊ नृत्य सीखने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है वो है साथियों सोनल मानसिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा, सोनल मानसिंह। अगला है क्वेश्चन, अभी होमवर्क का भी है, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। भारत का विदेशी विनिमय मुद्रा भंडार इनमें से डैश द्वारा अनुरक्षण किया जाता है? देखिए भारत का जो विदेशी विनिमय मुद्रा भंडार है ये आरबीआई के द्वारा अनुरक्षण किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए होमवर्क का क्वेश्चन एक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु किस जगह पर हुई थी? गया, कुशीनगर, नालंदा या सारनाथ? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सभी साथी में बताना ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।